राठौर हवेली। अभिमन्यु कॉलेज से आकर अपने बैग को हॉल के एक सोफे पर फेंकते हुए दूसरे सोफे पर किसी बच्चे की तरह फैलकर सोते हुए कहा, मम्मा मैं घर आ गया। अभिमन्यु की आवाज सुन एक लेडी आई जिसने शिफॉन की पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। वह लेडी दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, ये क्या तरीका है अभिमन्यु, तुम अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो, ऐसे बच्चों की तरह बैग कौन फेंकता है, बैग उठाओ अपना। अभिमन्यु अपना फोन निकाल कर अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए कहा, मम्मा मुझे वह मिल गई, मानसी यानी अभिमन्यु की मॉम ने अभिमन्यु से पूछा कौन मिल गई। अभिमन्यु ने अपने फोन की स्क्रीन को मानसी की तरफ करते हुए कहा, जिसे हम ढूंढ रहे थे ना मम्मा, वह हमें मिल गई, वह माउंटेन कॉलेज की स्टूडेंट है, आपने बिल्कुल सही कहा था, वह बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह है, उतनी ही मासूम और उतने ही ज्यादा खूबसूरत। मानसी ने भी जब अभिमन्यु के फोन में कनक का फोटो देखा तो वह हैरान हो गए। उन्होंने अभिमन्यु के पास बैठते हुए कहा, क्या तुम सच में कनक से मिले हो, क्या वह जिंदा है। अभिमन्यु अपनी मम्मा की गोद में अपना सिर रखते हुए कहा, मैं कोई भूत पकड़ने वाला तो नहीं हूं ना मम्मा, इंसान हूं तो इंसान से ही मिलकर आऊंगा ना, मुझे लगता है वह न्यूज़ झूठी थी, कनक जिंदा है और आज मैं सुबह उससे कॉलेज में मिला और मेरी उससे लड़ाई हो गई, लेकिन वह काफी क्यूट है। मुझे नहीं पता था आप मुझे इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की को ढूंढने को कह रहे हैं, वरना मैं कब का ढूंढ चुका होता उसे, मानसी अभिमन्यु के सिर को सहलाते हुए कहा, अभिमन्यु यह मजाक का वक्त नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कनक का जिंदा होना और उसका कॉलेज में होना उसके लिए सेफ नहीं है और मुझे लगता है कनक को हार्ड डिस्क का पासवर्ड पता चल गया होगा और अभी कुछ वक्त पहले मुझे विक्रम चौहान ने बताया है कि कल मिस्टर धनराज गोयल का एनकाउंटर किया जाएगा, वह भी पब्लिक प्लेस में। मुझे लगता है तुम्हें कनक को अपने बारे में बता देना चाहिए और तुम्हें कनक को यहाँ लेकर आना चाहिए। अभिमन्यु कनक की फोटो को अपने फोन में देखते हुए कहा, मम्मा आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, अभी अभी तो मैं उससे मिला हूँ, थोड़ा तो उसके साथ मजे करने दो। आपको पता है उसके साथ आज पूरा दिन स्पेंड करने के बाद मुझे कितना मजा आया, इतना तो मुझे किसी और लड़की के साथ मजा नहीं आया, मुझे नहीं पता था मासूम क्यूट दिखने वाली लड़कियां इतनी खूंखार होती हैं। मानसी हल्का सा अभिमन्यु को मारते हुए कहा, उसे परेशान करना बंद करो, ऑलरेडी उसने बहुत कुछ सहा है, 6 महीने पहले पता है ना वंश ने उसके साथ क्या किया था। अभिमन्यु सोफे पर उठकर बैठते हुए कहा, हाँ मॉम सब जानते हैं, लेकिन इन बीते हुए वक्त में सब भूल भी गए हैं, लेकिन कनक नहीं भूली है। आपको पता है हमारे केमिस्ट्री का प्रोफेसर कौन है, वंश राय सिंघानिया, मुझे लगता है हेडक्वार्टर ने उसे कनक पर नजर रखने के लिए भेजा है, ऐसे में हम कनक को यहाँ पर नहीं ला सकते और मैं अपनी आइडेंटिटी कनक के सामने रिवील नहीं कर सकता। मानसी ने कुछ सोचते हुए कहा, वंश एक एजेंट है, लेकिन फिर भी मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने कनक को बहुत परेशान किया है, क्या पता हार्ड डिस्क का पासवर्ड जानने के बाद वह कनक को मार दे। एजेंट की दुनिया दिखने में जितनी अच्छी है अंदर से उतनी ही ज्यादा डरावनी भी होती है, एक गलती और सजा मौत हो जाती है। तुम्हें याद है ना अभिमन्यु, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कनक के साथ साए की तरह रहना है, किसी भी इंसान को कनक के करीब नहीं आने देना है, किसी भी इंसान को नहीं। अपना किया हुआ वादा याद है ना तुम्हें, अभिमन्यु मानसी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ मम्मा मुझे अपना किया हुआ वादा याद है, मैं कनक को थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा परेशान करूंगा। मानसी अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, मजाक बंद करो। अभिमन्यु ने कहा, सॉरी मम्मा, बट अब मेरी लाइफ में कोई आ गया है, अब मैं आपकी बात नहीं मान सकता, अब तो मैं उसकी बातें मानूंगा। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, एस यू विश मेरे पागल बेटे, क्या खाना चाहोगे बताओ। अभिमन्यु अपने फोन में देखकर कहा, कनक को खाना चाहता हूँ। मानसी अपने हाथ को क्रॉस कर अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, अगर अब तुमने एक बार भी कनक का नाम लिया ना तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। अभिमन्यु ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके मैम, मैं कनक का नाम नहीं लूंगा, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, आप मेरे लिए एक ब्लैक कोल्ड कॉफी बनवा दीजिए। ओके, इतना कहकर अभिमन्यु अपने रूम में चला गया। मानसी अपने बेटे को पहली बार इतना खुश देख बहुत खुश थी। माउंटेन कॉलेज। कनक वॉशरूम के दरवाजे को नॉक करते हुए कहा, कौन है ये, किसकी बदतमीजी है, डोर ओपन करो। वॉशरूम के बाहर खड़ा वंश कनक की चीख सुन रहा था। उसने कनक से कहा, बहुत शौक है ना कॉलेज में आकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गेम खेलने का, तो अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम 1 घंटे इसी वॉशरूम में बंद रहो। वंश की आवाज सुन कनक ने वंश से कहा, आप पागल हो गए हैं क्या और आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं किसी के भी साथ रहूं आपसे मतलब, देखिए डोर खोलिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, मुझे घुटन हो रही है। वंश अपना हाथ क्रॉस डोर से टेक लगाए हुए कनक से कहा, मुझे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरे घर में रहती हो, इसलिए मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे घर से निकल जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हाँ ये नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हारे ड्रामे में फंसने वाला नहीं हूँ। कनक को वाकई में बहुत घुटन हो रही थी। कनक तेजी से अपना हाथ डोर पर मारते हुए कहा, प्लीज आप डोर ओपन कीजिए, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वंश को लगा कि कनक नाटक कर रही, इसलिए उसने कहा, नहीं ये डोर नहीं खुलेगा जब तक 1 घंटा नहीं होता, तुम 1 घंटे तक मुझसे सॉरी कहो तभी मैं ये डोर ओपन करूंगा, तुम्हारी वजह से आज मुझे सबके सामने इंसल्टिंग फील हुआ।
कनक को चक्कर आ रहे थे। वह डोर पर धीरे धीरे नॉक करते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वंश को जब कुछ वक्त बाद कनक की कोई आहट नहीं सुनाई दी तो उसने डोर ओपन कर देखा तो कनक बेहोश जमीन पर गिरी थी। कनक को इस तरह बेहोश देख वंश हैरान हो गया। वह जल्दी से कनक को अपनी बाहों में उठाते हुए कॉलेज के पीछे वाले रास्ते से लेकर निकलकर वहां से चला गया। इस वक्त कॉलेज में कोई नहीं था लेकिन वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इन 6 महीनों में उसके और कनक के बीच हुई सारी बातों को लोग भूल चुके थे। वंश कनक को कार के पास लाकर कनक को पैसेंजर सीट पर लेटाकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर वह वहां से निकल गया हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कनक को चेक कर वंश से कहा, आपको अपनी बीवी का ध्यान रखना चाहिए। आप कैसे हस्बैंड है, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और वह इतनी वीक है। वह बेहोश हो गई। डॉक्टर की बात सुन वंश की आंखें लाल हो गई और वह डॉक्टर को एक झटके से अपनी तरफ पलटकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। डॉक्टर ने वंश से कहा, आपका कहने का क्या मतलब है, वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, आप उसके हस्बैंड है और वह आपकी बीवी को प्रेग्नेंट कैसे नहीं हो सकते। मंच कुछ कहता उससे पहले कनक को होश आने लगा था। कनक नहीं होश में आते ही सिर्फ एक ही नाम लिया, अंकित। वंश गुस्से से फटा जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, कनक का प्रेग्नेंट होना। कनक ने अपनी आंखें खोला तो वंश कनक को गुस्से से घूर रहा था। वंश को देख कनक बेड पर उठकर बैठते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे। वंश ने कोड आवाज कनक से कहा, मैं लेकर आया हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ये किसी चीज का डर है। कनक वंश को देखते हुए कहा, मैं क्यों डरूंगी, मैंने क्या किया है। कनक के हाथों में ड्रिप लगी थी। वंश एक झटके से कनक की ड्रिप को पकड़कर खींचते हुए निकाल दिया जिससे कनक की चीख निकल गई। वंश के ऐसा करने से डॉक्टर ने वंश से, यह क्या बदतमीजी है। कनक के हाथों से खून निकल रहा था। वंश डॉक्टर को एक हाथ से रोकते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहकर वंश कनक को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। वंश का कनक को इस तरह ले जाने से हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग उन दोनों को देखने लगे। कनक ने वंश से कहा, मेरा हाथ छोड़िए, आप मुझे हट कर रहे हैं। वंश और तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ दर्द देना किसे कहते हैं। बहुत हुई तुम्हारी मनमानी, 6 महीने से मैं तुम्हारी हर चीज को बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। अब अगर तुम सांस भी लोगी तो मेरी मर्जी से, समझी तुम। वंश ने झटके से कनक को कार की बैक सीट पर धक्का देकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर वहां से निकल गया। कनक बार बार कार का डोर खोलने की कोशिश कर रही थी। वंश ने कार के डोर को लॉक कर दिया था। कनक को दोबारा से चक्कर आ रहे थे। कनक ने वंश से कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है। सुबह में आप मुझे अपने घर से निकालना चाहते थे और अब आप मुझ पर हक जमा रहे हैं, आखिर आप चाहते क्या है। वंश कार की स्पीड बढ़ाकर कनक से कहा, तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ। वंश सिंघानिया विला न जाकर समंदर वाले फार्म हाउस पर आ गया था। वंश एक झटके से कार को रोकते हुए कार से उतारकर कार की बैक सीट के पास आकर डोर ओपन कर कनक को बाहर निकालते हुए फार्म हाउस के अंदर ले जाकर एक झटके से कनक को हॉल में लाकर धक्का दे दिया जिससे कनक जमीन पर गिर गई। कनक की बैक में चोट आ गई। वंश कनक को घूरते हुए गुस्से से पूछा, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। वंश के सवाल को सुन कनक शॉक्ड हो गई। कनक खुद को संभालते हुए जमीन से उठकर वंश को देखते हुए कहा, क्या आपने पी रखी है, आप मुझसे इतना घटिया सवाल कैसे पूछ सकते हैं। वंश का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। वंश कनक के बिल्कुल करीब आकर उसके दोनों शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ सवाल किया है, तुमने तो वह सब किया है। क्या डॉक्टर झूठ बोलेगी, उसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। तुम मुझे ये बताओ, ये किसका बच्चा है। वंश का एक ही सवाल बार बार सुन कनक ने वंश से कहा, आपको मुझ पर यकीन है। वंश ने कनक से कहा, मुझे किसी पर यकीन नहीं। कनक ने मुस्कुराते उसी टोन में वंश से कहा, तो फिर मैं आपको नहीं बताने वाली, जो करना है कर लीजिए। जिसे मुझ पर यकीन नहीं उसे कुछ भी बताना मतलब खुद को बेवकूफ कहना होगा। कनक का एटीट्यूड देख वंश का मेल ईगो हट हो गया। वह कनक के शोल्डर को पकड़कर तेजी से पीछे ले जाते हुए वॉल से सटाकर कनक के बिल्कुल करीब आकर कनक से कहा, पहली बात, तुम मुझसे इस टोन में बात मत करो। दूसरी बात, मुझे ये बताओ कि आखिर इन 6 महीनों में तुम किसके साथ सोकर आए हो। तीसरी बात, तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट करना होगा किसी भी कीमत पर। मैं किसी नाजायज बच्चे का बाप नहीं बनूंगा। कनक का दिल तो कर रहा था कि वह वंश को एक जोरदार थप्पड़ मारने का, लेकिन उसके हाथ वंश ने पकड़ रखे थे। कनक वॉमिटिंग जैसा महसूस हो रहा था। कनक वंश को खुद से दूर करते हुए कहा, मुझसे दूर हटिए, मुझे वह मीटिंग आ रही है। वंश ने कनक से कहा, कुछ भी कहो लेकिन मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कनक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कॉलेज जाने से पहले तो वह बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उसकी तबीयत इस तरह खराब हो जाना उसे भी बहुत अजीब लग रहा था। उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। आज से पहले उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। कनक वंश को खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन वंश ने कनक को नहीं छोड़ा था। आखिरकार कनक ने वंश के ऊपर ही वॉमिटिंग कर दी। कनक के वॉमिटिंग करने से वंश कनक से दूर होते हुए कहा, व्हाट द हेल। कनक वहां से दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई।
कनक को कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही थी। वंश अपनी कोट को उतारकर वॉशरूम के बाहर खड़ा डोर पर नॉक करते हुए कहा, ओपन द डोर। कनक ने जब अपने चेहरे को आईने में देखा तो उसका चेहरा उतर गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। फार्म हाउस। वंश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मिस गोयल, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजे को तोड़ दूंगा। वंश जैसे ही दरवाजा तोड़ने को हुआ, कनक ने दरवाजे को खोल दिया। कनक को देख वंश कनक पर चिल्लाता, उससे पहले कनक लड़खड़ाने लगी। कनक जमीन पर गिरती उससे पहले वंश ने कनक को अपनी बाहों में थाम लिया। वंश ने जब कनक का चेहरा देखा तो वह परेशान हो गया। वह कनक के चेहरे को छूते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो और तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है? कनक अपने हाथ को वंश के गले में डालते हुए धीरे से कहा, पता नहीं क्यों मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं और वोमिटिंग जैसा भी महसूस हो रहा है। सुबह तक तो सब ठीक था, अचानक मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा अजीब हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर रोलर कोस्टर चल रहा है। वंश कनक को अपनी बाहों में उठाकर वहां से लेकर रूम में जाकर कनक को बेड पर लेटाते हुए कनक के करीब बैठते हुए कहा, क्या तुम्हें आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था? कनक ने किसी मासूम बच्चे की तरह ना में गर्दन हिला दी। वंश ने कनक से पूछा, तुम लड़कियों को कैसे पता चलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? वंश का सवाल सुन कनक वंश को अजीब नजरों से देखने लगी। वंश ने जब कनक को अपनी तरफ अजीब नजरों से देखते देखा तो कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं वही जानना चाहता हूँ कि तुम लड़कियों को कैसे पता चलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। आई मीन कोई तो क्लू होता होगा जिससे पता चलता है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो। कनक ने वंश से पूछा, आपने बायो नहीं पढ़ी? वंश ने कनक से कहा, नहीं मैंने बायो नहीं पढ़ी, मैं मैथ पढ़ता था, तो मैं बायो कैसे पढ़ूंगा? वंश कनक बी को गुस्से से देखते हुए कहा, मैं तुमसे क्या सवाल क्या कर रहा हूँ और तुम मुझसे क्या भी पूछ रही हो? अब इसमें बायो और मैथ कहाँ से आ गए हैं? कनक ने वंश को देखते हुए कहा, बायो और मैथ का ही खेल है। अगर आपने बायो पढ़ी होती तो शायद आपको पता होता कि लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे होती हैं, उनके प्रेग्नेंट होने का साइकिल पीरियड क्या होता है। अगर हम लड़कियां किसी के साथ इंटीमेट होती हैं और हम अगर प्रेग्नेंट होती है तो हमारे पीरियड आने बंद हो जाते हैं। कनक ने ये सब एक ही सांस में कह दिया था। वंश कनक को देखते हुए कहा, अब ये पीरियड किस मुसीबत का नाम है? क्या ये भी स्कूल की पीरियड की तरह कोई पीरियड है? कनक ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आपको पीरियड्स के बारे में नहीं पता? वंश कनक को देख नमे में गर्दन हिला दिया। कनक ने वंश से पूछा, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी नहीं पता? वंश ने कनक को देखते हुए कहा, ये कौन सी साइकिल होती है? कनक जैसे रह रहकर चक्कर आ रहे थे, उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आपको एजेंट किसने बनाया और आप इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए हैं? आपको बायो की छोटी सी नॉलेज नहीं पता? आपको लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता? वंश कनक को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, पीरियड साइकिल इन सबसे मेरे बिजनेस और एजेंट से क्या लेना देना है? और मैं लड़कियों के साथ थोड़ी रहता था जो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखूंगा। दी मेरे साथ ज्यादा नहीं रहती थी, वह ज्यादातर दादी के साथ रहती थी। रूहान जब उनके पेट में था तब वह मेरे साथ रहने लगी थी क्योंकि दादी हमें छोड़कर चली गई। यह सब छोड़ो, तुमने जो बताया वह सब क्या होता है? तुम पहले मुझे ये बताओ कि यह कैसे कंफर्म होगा कि तुम प्रेग्नेंट हो? कनक ने वंश से कहा, अगर हम किसी के साथ इंटीमेट होते हैं और हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हमारे पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। वंश ने बीच में कहा, इतना तो तुमने पहले भी बताया है, आगे बताओ क्या होता है? कनक ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, आप सुनेंगे तब ना, मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। बीच में बोलना बंद कीजिए। पीरियड हर लड़कियों को आते हैं, महीने में 3 दिन या 7 दिन या 8 दिन रहता है। हमारे वाजाइना से ब्लीडिंग लॉस होती है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती। अगर तुम्हें जानना है तो तुम फोन पर देख सकते हो, मुझे भूख लगी है। वंश अपना फोन निकाल कर कनक से कहा, अभी तुमने क्या नाम लिया था? कनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप सर्च करिए वुमेन पीरियड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। वंश कनक के पास बैठी है, सर्च करने लगा। उसने सर्च करके लगभग आधे घंटे तक इन सब के बारे में पढ़ा। इन सब के बारे में पढ़कर वह बहुत हैरान हो गया। वंश ने कनक को देखते हुए कहा, तुम लोग इतना खून लाते कहाँ से हो? कनक अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बनाते हुए खींचते हुए वंश से कहा, अगर आपने एक और बार भी कहा ना तो मैं आपके बाल नोच लूंगी। मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे भूख लगी है। वंश को घूरते हुए कहा, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, चुप होकर बैठो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो फिर खाना। वंश ने कनक से पूछा, तुम्हारे पीरियड्स कब आए थे? कनक जैसे ही वंश से कहने कोई उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने मन में कहा, अभी कल ही तो मेरे पीरियड्स खत्म हुए, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? कनक को इस तरह अपने पेट पर हाथ रखे देख वंश ने कनक से पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम्हारे पीरियड कब आए थे? कनक ने वंश को देखते हुए कहा, 1 हफ्ते पहले और कल ही मेरा पीरियड खत्म हुआ है। डॉक्टर को कोई कंफ्यूजन हुआ है, उसने ब्लड टेस्ट नहीं ना किया, उसे सिर्फ सिम्टम्स देखकर बताए हैं। सिम्टम्स तो फूड पॉइजन के भी हो सकते हैं। प्लीज मुझे परेशान करना बंद कीजिए, मुझे घर जाना है।
वंश कनक को देखते हुए कहा, आज हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। कनक ने वंश से कहा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। वंश ने दोबारा से कनक के हाथ को पकड़कर कनक से कहा, कॉलेज में जो लड़का तुम्हारे साथ था वह कौन है? क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कनक वंश के हाथ को एक झटके से झटकते हुए कहा, सेल्फिश होने की एक हद होती है। मैं कब से आपसे कह रही हूँ मुझे भूख लगी, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आपको अपने सवालों की पड़ी है। आप क्या चाहते हैं, मैं मर जाऊं? कनक ने इतना कहा था कि वंश अपने हाथ को कनक के मुंह पर रखते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी, मैंने कब कहा ऐसा तुम्हें? कनक वंश के हाथों को कसकर बाइट कर लिया। वंश ने जल्दी से अपने हाथ को हटाकर कनक को घूरते हुए कहा, जंगली बिल्ली। कनक वंश को घूरते हुए अपनी उंगली वंश को दिखाते हुए कहा, आपने कहा नहीं है, लेकिन आपकी हरकतें वैसे ही है, हटे मेरे रास्ते से। इतना कहकर कनक बेड से उठकर जाने लगी। वंश कनक के हाथ को पकड़कर खींचने लगा, लेकिन कनक वहां से जाने की कोशिश कर रही थी। कनक का पैर बेड के पास सके डोरमेट में फंसा और वह वंश के ऊपर गिर गई। वंश कनक को पकड़ने के चक्कर में बेड पर गिर गया, कनक उसके ऊपर गिर गई। वह दोनों ऐसे गिरे कि उन दोनों के होंठ आपस में टच हो गए। वह दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। वंश कनक की आंखों में खो सा गया, कनक भी वंश की आंखों में खो सी गई। दोनों ही बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देख रहे थे। वंश के हाथ कनक की कमर के चारों तरफ लपेट गए। वंश अपनी दूसरे हाथ को कनक के सिर के पीछे रख कनक के होठों को पैशनेटली किस करने लगा। कनक के निचले होठों को अपने दांतों के बीच रख चबा रहा था। कनक वंश को किस करने दे रही थी, वह भी कहीं वंश के प्यार में खोसी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ भूल गई हो। वंश कनक की टांग को अपने मुंह में लेकर शक कर रहा था। उनकी वह नॉर्मल किस वक्त के साथ डीप और पैशनेट होती जा रही थी। वंश कनक के होठों को किस करते हुए कनक की टांग को कसकर बाइट कर लिया। वंश के बाइट करने से कनक होश में आ गई और उसे जब अपनी आंखें खोली तो वंश को अपने सामने देख एक झटके से वंश के ऊपर से उठ गई और वंश के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कनक का वह थप्पड़ वंश को बहुत ही तेज से लगा। उसे यह आइडिया नहीं था कि कनक ऐसा रिएक्ट करेगी। कनक वंश को घूरते हुए कहा, आपने मुझे किस कैसे किया? आप पागल हो गए हैं क्या? वंश अपने गाल पर हाथ रख कनक को गुस्से वाला लुक देते हुए कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? वंश राय सिंघानिया पर। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने आपको थप्पड़ मारा क्योंकि आप अपनी हदें क्रॉस कर रहे हैं और यह अपने नाम की धमकी आप किसी और को दीजिएगा जिन्हें इन नामों से डर लगता है। मुझे आपसे यह आपके नामों से अब डर नहीं लगता, समझे आप? इतना कहकर कनक मुड़कर रूम से बाहर जाने को हुई तो वंश एक झटके से उठकर कनक की कलाई को पकड़कर झटके से कनक को खींचकर कनक को बेड पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आकर कनक के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी उंगलियां को कनक की उंगलियों में फंसाते हुए कनक के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस करते हुए कहा, छोटे खरगोश, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा शिकारी हूं और तुम मेरा शिकार हो। कनक अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए। कनक किसी मछली की तरह वंश की बॉडी के नीचे तड़प रही थी। वंश कनक के हाथों को और कसकर पकड़कर कनक से कहा, नहीं मेरे छोटे खरगोश, अब ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। कनक वंश को घूरते हुए कहा, लगता है आपने कोई नशा जरूर किया है क्योंकि सुबह तक तो आप मुझे खुद से दूर कर रहे थे और रात होते ही आप मुझे अपने पास रखना चाहते हैं। वंश कनक के हाथों को अपने एक हाथों में पकड़कर अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को कनक के चेहरे पर रख सहलाते हुए कनक की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है मेरे इस छोटे खरगोश ने मुझ पर जादू कर दिया है, इसलिए तो उससे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। कनक अपनी आंखें छोटी कर वंश को देखते हुए कहा, शिकार एक बार जाल में फांसता है, बार बार नहीं। आपने प्लेनन बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अफसोस ये छोटा खरगोश आपके जाल में नहीं फंसेगा, समझे आप? अगर आपकी एक्टिंग पूरी हो गई हो तो मेरे ऊपर से हटिए। वंश ने कनक से कहा, नहीं छोटे खरगोश, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। क्या तुम अपने शिकारी की शर्तें नहीं सुनोगी? कनक ने तंज कसते हुए वंश से कहा, अगर मैं आपको मना करूंगी तो क्या आप मान जाएंगे? नहीं ना, तो ये पूछने की फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? बताए आपकी क्या शर्त है? जब आप ही सीधे नहीं है तो आपकी शर्तें भी तो सीधी नहीं होगी ना। वंश कनक के बिल्कुल होठों के करीब झुकते हुए कनक से कहा, इंप्रेसिव, मुझे नहीं पता था मेरा छोटा खरगोश इतना समझदार हो जाएगा। तुम मुझे कितने अच्छे से समझने लगी हो ना छोटे खरगोश। कनक मुंह बनाकर वंश को घूरने लगी। वंश ने कनक से कहा, मेरी पहली शर्त है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वह भी पूरी दुनिया के सामने। और मेरी दूसरी शर्त है तुम्हें कमांडो की ट्रेनिंग लेनी होगी। और मेरी तीसरी शर्त है तुम्हें रोबोट की तरह मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अगर मैं रात को दिन कहूँ तो भी तुम्हें मानना होगा, अगर मैं तुमसे सोने को कहूँ तो तुम्हें वह भी मानना होगा, यानी कि तुम्हें मेरी किसी भी बात को ना कहने की परमिशन नहीं है। कनक वंश की शर्तें सुन हैरान थी। उसे लगा नहीं था कि वंश अपने शर्तों में उसकी पूरी जिंदगी मांग लेगा। कनक ने वंश से कहा, आपको लगता है मैं आपकी शर्तें मानूंगी? आपसे शादी करना मतलब खुद को आग में धक्का देना होगा। मैं कमांडो की ट्रेनिंग नहीं लेना चाहती, मुझे एजेंट नहीं बनना है, मैं आर्किटेक्चर बनना चाहती हूँ, मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं। आपकी तीनों ही शर्तें बेमायने हैं।
इन तीनों शर्तों को कोई भी नहीं मान सकता। वंश अपने अंगूठे को कनक के होठों पर सहलाते हुए कहा, कोई नहीं मान सकता, लेकिन मेरा छोटा खरगोश मेरी शर्तें मान सकता है। मेरा छोटा खरगोश तो बहुत समझदार है ना, उसे तो पता है इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे छोटे खरगोश ने मेरी शर्तें नहीं मानी तो भूल जाए कि वह अपने छोटे से भाई को अपने डैड से मिला नहीं पाएगी। कनक ने वंश को देखते हुए दांत पीसते हुए कहा, किसी की मजबूरी का फायदा कैसे उठाना है, कोई आपसे सीखे, आप सच में बहुत महान हैं। वंश कनक के ऊपर से उठते हुए कनक से कहा, सही कहा छोटे खरगोश, मैं बहुत महान हूँ, तभी तो मैंने अब तक तुम्हें जिंदा रखा है, वह भी इतने प्यार से, वरना कोई शिकारी अपने शिकार को नहीं छोड़ता। कनक बेड पर बैठते हुए वंश को घूरते हुए कहा, मुझे जिंदा रखकर आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह बातें बार बार मुझे कहना बंद कीजिए। अगर आपका सब कुछ हो गया है तो हम कुछ खा लें, क्योंकि मुझे अभी भी भूख लगी है। वंश कनक को देखते हुए कहा, लेकिन मुझे मेरे छोटे खरगोश को खाने का मन कर रहा है, क्या मैं तुम्हें खा लूं? कनक ने मंच को देखते हुए कहा, मैं आपके दांत न तोड़ दूं? मंच अपनी आंखें कनक को दिखाते हुए कहा, छोटे खरगोश, टी शर्ट अभी से शुरू होती है, आज से अभी से तुम मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करोगी, और जब भी तुम मुझसे बात करोगी तभी नशे नीचे करके बात करोगी, समझी? कनक कुछ कहती अचानक से उसका सिर घूमने लगा, अपने हाथों से सिर को कसकर पकड़ लिया। कनक को ऐसे देख वंश कनक को अपनी बाहों में पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ छोटे खरगोश, तुम ठीक हो ना? कनक अपने सर को कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, ऐसा लग रहा है मेरा सिर फट जाएगा। कनक को इस तरह देख वंश परेशान हो गया था, उसने कनक आज से पहले कभी ऐसे नहीं देखा थे। वंश ने कनक से कहा, छोटे खरगोश, क्या तुम्हारा सिर दर्द दे रहा है? कनक की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। वंश कनक के सिर को अपने गोद में रख हल्का हल्का सहलाते हुए कहा, थोड़ा रिलैक्स करो, मैं खाना लाता हूँ। वंश के इस तरह सिर को सहलाने से कनक को नींद आने लगी और वह कुछ ही पल में सो गई। वंश कनक के मासूम चेहरे को देख रहा था, उसकी वह बड़ी बड़ी पलकें बंद थी, उसके वह दूध जैसा चेहरा बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था। वंश ने अपने फोन को निकाल कर किसी को कॉल लगाकर कहा, मुझे कॉलेज की आज की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, कैंटीन से लेकर क्लास तक की। फोन के दूसरे साइड से आवाज आए, ओके बॉस। वंश फोन को रखते हुए कनक के चेहरे को सहलाते हुए कहा, छोटे खरगोश, तुम सुबह में बिल्कुल ठीक थी, अचानक से तुम्हारी तबीयत का इस तरह खराब होना, प्रेग्नेंट होने के सिम्टोम्स, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हुई है। अगर मेरा शक सही निकला तो इससे तुम्हारी जान जा सकती है, और जिसने भी ये किया है वह दोबारा करने की कोशिश करेगा। मुझे तुम्हारा चेकअप करवाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मेरा शक गलत हो, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा हुआ तो ऐसी हरकत तुम्हारे साथ कॉलेज में कौन कर सकता है? फॉर्म हाउस। शाम से रात हो गई थी, कनक अभी भी सो रही थी। वंश बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने कॉलेज की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे वह ये साबित कर सके कि उसका शक सही था। रात के 9 बजे कनक की जब आंख खुली तो उसने देखा वंश सामने सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। कनक बेड पर बैठकर कंटिन्यू वंश को घूरने लगी। वंश लैपटॉप के कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हुए कहा, छोटे खरगोश, मुझे घूरना बंद करो, मुझे पता है मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ। जानता हूँ मुझ पर से नजर हटाना मुश्किल है, लेकिन मुझे इस तरह देखोगी तो मैं अनकंफर्टेबल होने लगूंगा। कनक वंश की तरफ से अपनी नजरों को फेरते हुए मुंह बनाकर खुद से कहा, लोग इतनी गलतफहमी क्यों पालते हैं, समझ में नहीं आता। वंश ने कनक से कहा, फ्रेश हो जाओ, हम बाहर डिनर करने जा रहे हैं। कनक ने आलसीपन से वंश से कहा, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे यही डिनर करना है। वंश कनक को देखते हुए कहा, तुम्हें डिनर बनाने नहीं आता होगा और मुझे डिनर बनाने का शौक नहीं है, तो डिनर कौन बनाएगा? इसलिए हम बाहर खाने जाएंगे, और मुझे भी बहुत तेज की भूख लगी है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उठने का। कनक अपनी आंखें रोल करते हुए वंश से कहा, आप मेरा यानी वंश राय सिंघानिया एक मामूली लड़की का इंतजार कर रहे थे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आई इम्प्रेस विद यू मिस्टर सिंघानिया। वंश कनक को घूरते हुए कनक से कहा, मुझे ताने मारने की जरूरत नहीं है, छोटे खरगोश, जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, क्योंकि कल से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। कल तुम्हें मेरे साथ एनकाउंटर प्लेस पर जाना है। कनक, जिसका चेहरा कुछ वक्त पहले नॉर्मल था, वंश की बातें सुनते ही उसके चेहरे पर उदासी आ गई। एक पिता ने चाहे कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, भी चाहे कितनी भी बड़ी गलती की हो, लेकिन एक बेटी अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। कनक के चेहरे को देख वंश कनक के पास आते हुए कनक से कहा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं, प्राउड होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह एक क्रिमिनल पकड़ा गया, हजारों लड़कियां बच गई, करोड़ों लोग बच गए। कनक बिना कोई जवाब दिए हुए बेड से उठकर वंश को साइड करते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। कनक को इग्नोर कर जाते देख वंश को बेहद गुस्सा आ गया। वंश अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद करते हुए कहा, तुमसे हार्ड डिस्क का पासवर्ड नहीं जानना होता तो मैं तुम्हारी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करता, तुम्हें अपनी जिंदगी से अब तक दूर कर चुका होता, छोटे खरगोश।
मैं जानता हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ और जब तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो यह अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। वंश के होंठ कुछ और कह रहे थे लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। ऐसा लग रहा था कि वंश अपने आप से झूठ बोल रहा है, ये वह अपने अंदर आए हुए नए एहसास को महसूस नहीं कर पा रहा था। कनक जब वॉशरूम से बाहर आए तो वंश कनक को देखता रहेगा। कनक ने नी लेंथ तक शॉर्ट वेस्टर्न व्हाइट फ्रॉक पहना था और व्हाइट शूज भी पहना था। कनक ड्रेस में किसी परी की तरह लग रही थी। इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रही थी। कनक ने वंश से कहा चलिए। वंश अपने हाथ को क्रॉस कर खड़े होते हुए कनक से पूछा तुम इस तरह बाहर जाओगी? कनक वंश को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा हाँ, क्यों, कोई खराबी है और आप कहना क्या चाहते हैं? वंश कनक के बिल्कुल करीब आकर कनक के ऊपर थोड़ा झुकते हुए कनक से कहा छोटे खरगोश, तुम कभी कभी इतना बेवकूफी भरा सवाल क्यों करती हो? कनक वंश को घूरने वाला लुक देने लगी। वंश कनक को देखते हुए कहा तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती, हम खाना खाने जा रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने नहीं। कनक को वंश की बातें समझ में नहीं आई। कनक ने वंश से पूछा मेरे इन कपड़ों में क्या खराबी है और हम क्यों किसी को अट्रैक्ट करेंगे? हम कपल थोड़ी है और ने ही हम यूनिक दिखते हैं तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट क्यों होंगे? वंश ने गहरी सांस लेते हुए कनक से कहा आज के बाद तुम बाहर शॉर्ट ड्रेस पहनकर नहीं जाओगी, चाहे रात हो या दिन, तुम फुल ड्रेस बाहर पहनकर जाओगी और यह मेरा पहला ऑर्डर है तुम्हें, इसलिए जाओ, जाकर कपड़े चेंज करो और पूरा फुल कपड़ा पहनकर आओ। वंश की बातों से कनक को बेहद गुस्सा आ रहा था। आज तक उसके पापा ने भी उसे कंट्रोल नहीं किया था और आज वंश उसे कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल के साथ साथ वह चाहता है कि वह उसकी मर्जी का कपड़ा पहने। कनक हर चीज में बहुत ही चूजी थी। उसे कपड़े अपनी पसंद का पहनना बहुत पसंद था। अपने खाने तक को वह सेक्रीफाइस कर सकती थी लेकिन उसे कपड़ा सिर्फ अपनी पसंद का पहनना पसंद था। उसने अब तक अपनी पसंद के ही कपड़े पहने थे। आज तक किसी ने उसे कपड़ों में कोई एडवाइस नहीं दी थी क्योंकि उसे हर मामले में एडवाइस सुनना पसंद था, लेकिन कपड़ों के मामले में बिल्कुल भी नहीं। कनक वंश को देखते हुए कहा आप चाहते हैं मैं अपना कपड़ा चेंज करूं और यह आपका ऑर्डर है तो आप सुनिए, मैं आपका यह ऑर्डर नहीं मानने वाली। मैं अपने कपड़े क्यों चेंज करूं? मुझे मेरे कपड़े पसंद है, मैं कंफर्टेबल हूं इसमें। तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वंश कनक को घूरते हुए कनक से कहा लगता है तुमने कुछ देर पहले मेरी शर्त ध्यान से नहीं सुनी थी। तुम्हें मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वह तुम्हारी मर्जी के हो या ना हो। कनक गुस्से से बेड पर पालथी मारकर बैठते हुए वंश से कहा मुझे कहीं नहीं जाना, आपके साथ अलग जबरदस्ती है आपकी। मुझे मेरे कपड़े पसंद है और मैं अपने कपड़ों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। मेरे कपड़े अच्छे हैं, शार्ट भी नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ, अब क्या चाहिए आपको? वंश कनक के पास खड़े होते हुए कनक की चेहरे को पकड़कर उपकर कनक को देखते हुए कहा मैं नहीं चाहता तुम्हें इस तरह कोई और भी देखे क्योंकि इस वक्त तुम अट्रैक्टिव के साथ साथ हॉट भी दिख रही हो। वंश ने इतना ही कहा था कि कनक अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर वंश को देखने लगी। उसने अपनी पलकें एक बार भी नहीं झपकाए। उसके गाल गर्म और चेरी चेरी की तरह लाल हो गए। कनक अपने दोनों हाथों को वंश के चेस्ट पर रखकर वंश को दूर करते हुए नजरें चुराते हुए वंश से कहा आपने अभी क्या कहा? मैं हॉट और अट्रैक्टिव लग रही हूँ? सच में मैं इतनी ज्यादा अच्छी लग रही हूँ? कनक को बच्चों की तरह बिहेव करते देख वंश कनक को देखते हुए कहा आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है, नीचे जमीन पर आ जाओ और जाकर कपड़े चेंज करो। कनक बैग से उठकर वंश के हाथों में अपने हाथ को डालकर वंश से कहा क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपकी होने वाली वाइफ को खूबसूरत कहें? आप सोचिए अगर मैं लोगों के सामने अजीब कपड़े पहनकर जाऊंगी तो लोग सोचेंगे कि दी वंश राय सिंघानिया ने कैसी लड़की को पसंद किया है, उसका टेस्ट कितना खराब है, अच्छा नहीं लगता। सभी को पता चलना चाहिए ना कि आपकी चॉइस कितनी अच्छी है। वंश कनक के हाथों को अपने हाथों में से निकाल कर कनक से कहा छोटे खरगोश मुझे बटन लगाना बंद करो। कनक दोबारा से वंश के हाथों को किसी छोटे बच्चे की तरह पकड़ते हुए कहा मैं आपको बटन नहीं लगा रही माय लॉर्ड। कनक के मुंह से माय लॉर्ड सुन वंश कनक को घूरते हुए कहा तुम मुझे माय लॉर्ड क्यों कह रही हो? कनक वंश के हाथों को छोड़ते हुए रूम से बाहर जाते हुए कहा अब आप मुझे जज की तरह फैसला सुनाते हैं तो मैं आपको क्या कहूंगी? मैं आपको सर कह नहीं सकती क्योंकि आप इतनी रिस्पेक्ट डिस्टर्ब नहीं करते और मैं आपको जानू सोना बाबू बुला नहीं सकती क्योंकि मैं अब आपसे प्यार नहीं करती। आप मुझ पर ऑर्डर मारते रहते हैं तो आपको माय लॉर्ड कह सकती हूँ क्योंकि यह नाम आप पर फिट बैठता है। वंश कनक के पीछे जाते हुए कनक के पीछे जाकर कनक के पीछे से फ्रॉक को पकड़कर कनक को अपनी तरफ खींचते हुए कहा छोटे खरगोश तुम्हें मेरा ऑर्डर सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने क्या कहा तुमसे अभी? कनक वंश की तरफ पलटकर जबरदस्ती का दांत दिखाते हुए कहा माय लॉर्ड आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे भूख बहुत तेज से लगी है और इतना टाइम नहीं है कि मैं कपड़े चेंज करूं और फिर हम डिनर करने चले। आज मैं यही कपड़े पहनकर जाती हूं, आगे से मैं आपके सारे ऑर्डर फॉलो करूंगी। ओके माय लॉर्ड। कनक की एक्टिंग देख वंश हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने जब घड़ी में देखा तो सच में काफी देर हो चुकी थी। वह कनक के हाथ को पकड़कर कनक से कहा बाहर जाने के बाद तुम कोई होशियारी मत करना, किसी लड़के से बात मत करना, किसी अनजान से भी बात मत करना, समझी?
हम सिर्फ डिनर करने जा रहे हैं। छोटे खरगोश कनक किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर हाँ में तेजी से गर्दन हिलाते हुए कहा, ओके माय लॉर्ड, आई अंडरस्टैंड। अब चलिए, आपको कोई और भी ऑर्डर देना है? वंश अपने हाथों को बाल में फेरते हुए कनक का हाथ पकड़े हुए रूम से बाहर चला गया। मित्तल हाउस। एक लड़की चेयर से बंधी थी, उसके मुंह में रुमाल ठूसा हुआ था। वह लड़की सामने बैठे दो लोगों से कुछ बोलने की कोशिश कर रही। सामने सोफे पर कोई और नहीं बल्कि मालिनी, मित्तल और अनिरुद्ध बैठे थे। चेयर से बंधी लड़की और मालिनी दोनों के चेहरे बिल्कुल सेम थे। सोफे पर बैठी मालिनी ने अपने चेहरे को निकालकर सोफे पर फेंकते हुए कहा, सॉरी मालिनी मित्तल, लेकिन मुझे अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारे चेहरे का सहारा लेना पड़ा। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि स्वाति थी। अनिरुद्ध अपने चेहरे पर से उस मास्क को उतारते हुए कहा, मैं भी इस चेहरे को लगाए हुए काफी थक गया हूँ। इतना कहकर उसने भी उस चेहरे को सोफे पर फेंकते हुए कहा, मिस मालिनी, तुम बहुत ही काम की चीज हो। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे भाई का चेहरा हमारे लिए बहुत काम आया। मुझे पता नहीं था कि मेरी ऑफिस में काम करने वाली लड़की मेरे इतने काम आ जाएगी। मालिनी चेयर से बंधी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। स्वाति मालिनी के पास आकर उसके मुंह से रुमाल को निकाल कर कहा, सॉरी बेब, लेकिन तुम्हें मरना होगा। तुम जिंदा रही तो हमारे लिए खतरा बन सकती हो। आखिर हमने तुम्हारी जगह पाने के लिए कितनी मेहनत की है, उसे इस तरह बर्बाद तो नहीं होने देंगे। मालिनी उन दोनों के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे भाई को भी जाने दो। हम दोनों किसी के सामने नहीं आएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे। अनिरुद्ध अपने पैरों को क्रॉस कर मालिनी को देखते हुए कहा, सॉरी डार्लिंग, हर्षद सक्सेना सब कुछ कर सकता है लेकिन किसी को माफ और दूसरा मौका नहीं देता। तुम अब हमारे काम की नहीं हो, इसलिए तुम्हारा मरना तो जरूरी है। मालिनी उन दोनों को देखते हुए गुस्से से कहा, अगर तुम दोनों ने हमें मार दिया तो याद रखना तुम दोनों भी बहुत जल्दी मारे जाओगे। तुम लोगों की लालच तुम लोगों को खत्म कर देगी। तुम लोग पैसे के भूखे हो। हर्षद अपने कान में उंगली डालकर हिलाते हुए कहा, कितना बकवास करती हो तुम, ऑफिस में भी बकबक और यहाँ पर भी। अब समझ में आया तुम प्रोफेसर कैसे बनी, क्योंकि तुम बोलती बहुत ज्यादा हो। और मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी जानू चाहिए। मुझे मेरी कनक चाहिए और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। अगर मुझे उस तक पहुंचने के लिए करोड़ों जान लेनी पड़ी तो मैं वह भी करूंगा, लेकिन मैं उसे अब अपना बनाकर रहूंगा। पहले सोचा था मर्जी से अपना बनाऊंगा, लेकिन वह मानी नहीं। अब मैं उसे जबरदस्ती अपना बनाऊंगा। इतना कहकर वह शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा। स्वाति हर्षद को देखते हुए कहा, तुम पूरे के पूरे पागल हो गए हो। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसके पीछे भाग रहे हो? दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, तुम उन्हें हासिल कर सकते हो, उनसे प्यार कर सकते हो। उस पागल लड़की के पीछे भागना बंद करो। उसके पीछे भागते रहोगे तो मौत के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। स्वाति ने इतना ही कहा था कि हर्षद स्वाति के गले को कसकर पकड़कर उसका गला दबाने लगा। स्वाति का दम घुटने लगा। रेस्टोरेंट। कनक और वंश ने डिनर कर लिया था। कनक ने वंश से कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है। वंश जो अपने फोन पर सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट रहने का ऑर्डर दे रहा था, कनक की बातें सुन उसके हाथ उसके स्क्रीन पर रुक गए और वह कनक को देखते हुए कहा, छोटे खरगोश चिड़ियों की तरह खाना खाकर तुम्हें अब आइसक्रीम खानी है। वह किसकी तरह खाओगी? चूहों की तरह। कनक वंश को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए अपने मन में कहा, आखिर मैंने इस शैतान में क्या देखकर प्यार किया था? ये तो हर बात पर टोट मारते हैं। वंश कनक के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहा, छोटे खरगोश, अगर मन में गाली देना हो गया हो तुम्हारा तो घर चले। कनक ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ, क्या जा सकती हूँ? वंश ने कनक से कहा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वंश ने इतना ही कहा था कि कनक को बेहद गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आपका सच में दिमाग खराब हो गया है। आप पूरे के पूरे पागल हो चुके हैं। आप मेरे साथ गर्ल वॉशरूम में जाएंगे? कनक के इस तरह चिल्लाने से आसपास के बैठे कपल उन्हें देखने लगे। वंश कनक को देखते हुए दांत पीसते हुए कहा, छोटे खरगोश, क्या कर रही हो तुम? कनक ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है, हद हो गई है। आप करना क्या चाहते हैं? आप मुझे आज बता ही दीजिए, मुझे इस तरह टॉर्चर करना बंद करिए आप। वंश अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, क्वाइट छोटे खरगोश। एक वर्ड भी कहा ना आगे न तो। कनक ने बीच में कहा, क्या करेंगे आप? मैं थक गई हूँ। मैं सच बताऊं तो मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आपके साथ रहती हो तो ऐसा लगता है जैसे जेल में हूँ। और आज सुबह से तो आपने परेशान करके रखा है। आपका ये चेहरा देखकर तो दिल करता है इस चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूं। वंश अपने दोनों आईब्रो को उठाकर अपनी आंखें बड़ी कर कनक को देखते हुए कहा, इतनी नफरत है मुझसे? कनक कुछ कहती तभी पीछे से किसी ने कनक का नाम लिया। हाय कनक, व्हाट अ कोइंसिडेंट। कनक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु बिना कुछ पूछे चेयर खींचकर कनक की साइड बैठते हुए कहा, हेलो प्रोफेसर। मुझे लगा नहीं था कि एक प्रोफेसर का अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर होगा। कनक अपने पैरों से अभिमन्यु के पैरों पर मारते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो? तुमसे किसने कहा कि हमारा अफेयर चल रहा है?
अभिमन्यु कनक को देखते हुए कहा, यहाँ बैठा कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं है, सबको लगता है कि तुम दोनों कपल हो क्या, मैं किसी से पूछकर बताओ। कनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम कपल नहीं है मिस्टर सिंघानिया, जो हमारे प्रोफेसर हैं, मैं उनके घर में रहती हूँ, उनकी सिस्टर के बेबी की केयरटेकर हूँ। और वह मेरे काम से इतने इम्प्रेस हो गए थे कि वह मुझे डिनर कराने लेकर आए। और एक बात, यह बात कॉलेज में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं अभी भी मिस्टर सिंघानिया के साथ हूँ। मैं चाहती हूँ जो लोग भूल चुके हैं उन्हें फिर से कुछ याद ना आए। अभिमन्यु वंश को देखते हुए कहा, हेलो एजेंट, नाइस टू मीट यू। अभिमन्यु की मुंह से एजेंट सुन वंश हैरान हो गया। वंश को हैरान होते देख अभिमन्यु ने वंश से कहा, अंडरकवर एजेंट, हैरान होने की जरूरत नहीं है, लगता है विक्रम चौहान ने बताया नहीं कि उनका एक बेटा भी है। मैं मानसी सिंह राठौर का बेटा अभिमन्यु सिंह राठौर हूँ, जो विक्रम चौहान की एक्स वाइफ है। उन दोनों की बातें सुन कनक ने टेबल से उठते हुए कहा, मुझे लगता है आप लोग का ये पर्सनल मैटर है, तो आप लोग आपस में बात करिए, मेरी यहाँ किसी को जरूरत नहीं। इतना कहकर कनक जैसे ही जाने को हुआ, वंश कनक के हाथ को पकड़ता उससे पहले अभिमन्यु कनक के हाथ को पकड़ते हुए जबरदस्ती चेयर पर बैठाते हुए कहा, तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है टमाटर। कनक अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, वॉट टमाटर, तुम पागल हो गए हो, तुम मुझे जानते कितना हो जो मेरे नाम रखने लगे। अभिमन्यु एक झटके से कनक को अपनी तरफ कर कनक से कहा, जब तुम गुस्से में रहती हो तो टमाटर की तरह लाल लाल लगती हो, और किसी को जानने के लिए एक पल भी काफी होता है, हमने तो कुछ घंटे साथ बिताए हैं। वंश गुस्से से चेयर से खड़े होकर कनक के पास जाकर कनक के शोल्डर को पकड़कर उसे उठाकर अपने पीछे करते हुए अभिमन्यु को देखते हुए कहा, तुम जो भी कोई हो मुझे तुमसे मतलब नहीं है, मेरे छोटे खरगोश से दूर रहो। अभिमन्यु एकड़ से वंश के सामने खड़े होते कहा, क्या कहा तुमने छोटे खरगोश, क्या बात है टमाटर, तुम्हारे तो कई नाम है। कनक ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ फंस गई मैं। वंश अभिमन्यु की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मेरे छोटे खरगोश से दूर रहो, उसके करीब आए तो तुम्हारी बॉडी दुनिया से गायब हो जाएगी। अभिमन्यु वंश के सामने खड़े होते हुए वंश को चिढ़ाने के लहजे में कहा, सॉरी प्रोफेसर उर्फ एजेंट, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक एजेंट गुंडा वाला काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ, इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी टमाटर को जरा भी दर्द नहीं होना चाहिए, वरना मैं उसे तुम्हारी बाहों में से चुरा ले जाऊंगा। और अभिमन्यु सिंह राठौर खोखली धमकियां नहीं देता, मैं जो कहता हूँ वह पूरा करता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी आंखों को घुमाते वहां से चला गया। वंश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कनक को वहां ना देख वह भी डर गया, कनक उसके पीछे नहीं थी। वंश कनक को रेस्टोरेंट्स के रेस्टरूम से लेकर वॉशरूम तक चेक कर लिया था, लेकिन कनक उसे कहीं नहीं मिली। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हार्ट बीट से बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए अपने मन में कहा, कहाँ हो छोटे खरगोश। वंश कनक को ढूंढता रहा, लेकिन कनक उसे कहीं नहीं मिली। वंश रेस्टोरेंट के बाहर आकर सड़कों पर भी देखा, लेकिन कनक उसे कहीं नहीं मिली। अभिमन्यु सुनसान रोड पर चलते जा रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अभिमन्यु चलते चलते एक झटके से पीछे की तरफ पलटकर जैसे ही किक मारा, उसके पैर हवा में ही रुक गए, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि कनक खड़ी थी। कनक ने डर से अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लिया था। अभिमन्यु अपने पैर को नीचे करते हुए कनक के शोल्डर को पकड़कर कहा, पागल हो क्या, अभी लग जाती तो तुम्हें, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी। कनक ने किसी छोटी बच्ची की तरह कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती थी। अभिमन्यु कनक को घूरते हुए कहा, तुम सच में बच्ची हो, अगर मॉम से मिलना चाहती थी तो मुझसे कहती, मैं अपने साथ लेकर जाता, इस तरह मेरा पीछा करने की क्या जरूरत थी। अगर मेरी जगह कोई और तुम्हें किडनैप कर लेता तो, कनक ने मासूमियत से कहा, उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे यही सही लगा तो मैंने यही किया, तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो। अभिमन्यु ने एक झटके से कनक को गले से लगा लिया। कनक स्टेचू की तरह खड़े रही, उसे अभिमन्यु के इस एक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अभिमन्यु ने कनक को कसकर गले लगाए हुए कहा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पागल लड़की, आगे से ऐसी गलती मत करना, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। कनक अपने दोनों हाथों को अभिमन्यु की कमर पर रखकर अभिमन्यु को दूर करते हुए कहा, दूर हटो मुझसे, मैंने तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए क्या कहा, तुम तो उसका एडवांटेज उठाने लगे। अभिमन्यु कनक से दूर होकर कनक को देखते हुए कहा, एडवांटेज, तुम्हें पता भी है एडवांटेज उठाना किसे कहते हैं, क्या तुम्हारे साइको बॉस को पता है तुम यहाँ पर हो। कनक ने ना में गर्दन हिला दी। अभिमन्यु ने कनक से कहा, क्या तुमने उसको बताया नहीं कि तुम यहाँ पर हो, पागल हो जाएगा वह तुम्हें ढूंढते ढूंढते, तुम्हें उसे बताकर आना चाहिए था ना। कनक अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, तुम पागल हो, अगर मैं उन्हें बताती तो वह मुझे यहाँ आने देते, तुम्हें लगता है। तुम्हें पता है 6 महीनों से मैं तुम्हारी मोम को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिली नहीं, और आज तुम्हारे मुंह से उनका नाम सुना तो मुझे कुछ याद नहीं रहा और मैं बिना बताए तुम्हारे पीछे आ गई। दोनों इस बात से अनजान कि दूर खड़ी कार में बैठा इंसान उन्हें अपनी लाल आंखों से घूर रहा था, ये कोई और नहीं बल्कि वंश था।
वंश तब यहाँ पर आया था जब अभिमन्यु ने कनक को गले लगाया था। अभिमन्यु कनक के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, पहले तुम वापस उसके पास जाओ। मोम भी तुमसे मिलना चाहती है लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया है। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, ऐसे तुम्हारी और मॉम की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं मॉम की और तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, तुम समझ रही हो ना। टमाटर कनक ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमन्यु कनक को वहां से लेकर जाता तभी उनके सामने पूरी फुल स्पीड में कार आ करके उनके कुछ ही इंच दूर रुकी थी। अगर वह कार नहीं रुकती तो आज उन दोनों का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता। कार को अपने बिल्कुल करीब रुकते देख कनक डर गई। अभिमन्यु ने कनक को गले से लगा लिया। अभिमन्यु कार के सामने था और कनक उसके पीछे थी। उस कार की हेडलाइट उन दोनों पर जल रही थी। उस कार का डोर ओपन कर वंश बाहर आया। वंश ने बाहर आकर देखा अभिमन्यु ने कनक के चेहरे को अपने सीने में छुपाया हुआ था। उसे इस बात से इतना गुस्सा आ रहा था कि वह पागलों की तरह उसे रेस्टोरेंट में ढूंढ रहा है और वह यहाँ किसी और की बाहों में खड़ी है। वंश एक झटके से कनक के पास जाकर कनक के हाथ को पकड़कर अभिमन्यु से अलग करते हुए कहा, मैं वहां तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ इश्क लड़ा रही हो। तुम जानती कितना हो इसे, तुम्हें मिले 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम इसकी बाहों में आ गई। लगता है तुम सच में एक स्कॉट गर्ल ही बन गई हो। वंश ने इतना ही कहा था कि अभिमन्यु एक जोरदार का पंच वंश के मुंह पर मारते हुए कहा, अपनी जबान संभाल कर बोलो, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। उसने गलत क्या किया है? उसने नहीं, मैंने उसे गले लगाया था। वंश ने में एक जोरदार का पंच अभिमन्यु को मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? वह सिर्फ मेरी है। ये बात कान खोलकर सुनो। तुम दोनों को आपस में लड़ते देख कनक ने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप। लेकिन फिर भी वह दोनों नहीं रुके। दोनों को ना रुकते देख कनक ने पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर कार के फ्रंट मिरर पर फेंक दिया, जिससे कार का फ्रंट मिरर टूटकर बिखर गया और वह दोनों रुक गए। कनक अभिमन्यु के सामने आकर खड़ी हो गई और वंश को देखते हुए कहा, बस करिए, आप उसे क्यों मार रहे हैं? उसने सिर्फ मुझे गले लगाया था, वह भी बचाने के लिए। आपको तो उसे थैंक यू कहना चाहिए। वंश अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, थैंक यू माय फुट। अभिमन्यु अपने होंठों के कोनों से निकल रहे खून को साफ करते हुए स्माइल कर रहा था। अभिमन्यु की स्माइल देख वंश कनक के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कनक से कहा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वंश कनक को खींचते हुए कनक को पैसेंजर सीट पर धक्का देकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर अभिमन्यु को घूरते हुए वहां से निकल गया। वंश एक हाथ से फुल स्पीड में कार को ड्राइव कर रहा था तो दूसरे हाथ से कनक के हाथों को पकड़ा हुआ था। कनक अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वंश से कहा, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। वंश कनक को देखते हुए कहा, मैंने सोचा था तुम्हें थोड़ा फ्रीडम दे दूं, लेकिन तुम आजादी डिजर्व नहीं करती। आज से तुम उस मेंशन में कैद रहोगी। मैंने कहा था ना छोटे खरगोश, किसी अनजान आदमी से बात मत करना और किसी अनजान आदमी के पास मत जाना, लेकिन तुमने मेरी आज कोई बात नहीं मानी। तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी, सजा पाने के लिए तैयार रहना। वंश पूरी फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। कनक ने वंश से कहा, स्पीड कम कीजिए, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। वंश स्पीड को और बढ़ाते हुए कहा, आई डोंट केयर, चुप हो जाओ छोटे खरगोश, क्योंकि तुम्हारी आवाज से मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। सिंघानिया मेंशन। लूशा बैठी बुक पढ़ रही थी, उसका कॉफी पीने का मन कर रहा था। तभी मानिक अपने हाथों में 2 कप कॉफी लिए हुए लूशा के पास आकर कहा, हाय फाइटर, क्या तुम कॉफी पियोगे? लूशा को कॉफी पीने का बहुत मन था, लेकिन वह मानिक के हाथों से कॉफी लेना नहीं चाहती थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, अब जब सामने लेकर खड़े हो तो पूछ क्यों रहे हो? तो दे नहीं सकते, ऐसे पूछने की क्या जरूरत है? मानिक लूशा के सामने बैठते हुए कॉफी को टेबल पर रखते हुए लूशा से कहा, तुम हमेशा इतने गुस्से में रहती हूँ, ये हम लड़कों से ही इतनी प्रॉब्लम है। लूशा कॉफी को टेबल से उठाते हुए कहा, मुझे लड़कों से नहीं बल्कि चिपको और छिछोरे लड़कों से प्रॉब्लम है। मुझे डिसेंट लड़के पसंद है और अब ऐसे लड़के दुनिया में नहीं है। सिंघनिया मेंशन। लूशा की बातें सुन मानिक ने लूशा से पूछा, तुम किसी से प्यार करती थी क्या? मानिक ने इतना ही कहा था। लूशा कॉफी के कप को कसकर पकड़ते हुए कहा, क्यों, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। मानिक ने लूशा को देखते हुए कहा, मैंने बहुत सी लड़कियां देखी, फ्लर्ट भी किया, लेकिन तुम जैसी नहीं देखी। तुम तो किसी लड़के की तरफ देखती तक नहीं, क्या तुम हमेशा सिंगल रहोगी? लूशा ने मानिक से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं सिंगल हूँ? मैं ऑलरेडी किसी की जानू हूँ, तो मैं सिंगल कैसे हुई? मानिक लूशा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम किसी की जानू हो तो तुम्हारी इन आंखों में अकेलापन क्यों दिखता है? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने मोहब्बत को गहराई से जिया है। मैं मोहब्बत पर यकीन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया में मोहब्बत नहीं है, लोगों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना ही लोग उसे मोहब्बत का नाम दे देते हैं। मोहब्बत क्या है कोई नहीं जानता। लूशा कॉफी पीते हुए किसी के बारे में सोचते हुए कहा, मोहब्बत वह चीज है जो हर हाल में आपको इज्जत दे। आप कितने भी अकेले हो, लेकिन आपको इस बात का एहसास कराए कि वह आपके साथ खड़ा है। मौत आपके सामने खड़ी हो, लेकिन आपको मौत से डर नहीं लग रहा और एहसास हो कि वह अभी आपका हाथ पकड़े हैं। आपके साथ ना होते हुए भी हर पल वह आपके साथ हो, आपकी मुस्कुराहट की वजह हो, आपके जीने की वजह हो, आपके वजह लेने की वजह हो। मैं इसी को मोहब्बत मानती हूँ।
मोहब्बत की अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन मेरे लिए मोहब्बत वो है जो आपके साथ ना होकर भी हमेशा आपके साथ हो। लूशा की इतनी गहरी बातें सुन मानिक को कुछ भी समझ नहीं आया। मानिक कॉफी की सिप लेते हुए कहा, लगता है तुमने बहुत गहरी मोहब्बत की है। लूशा कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए कहा, गहरी और सच्ची का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने मोहब्बत की है, इतनी कि खुद के लिए जीना भी मुश्किल है। इतना कहकर लूशा वहां से चली गई। मानिक लूशा को जाते देखते कहा, मान गए ब्रो, आपने सच में ऐसी लड़की से प्यार किया जो आज भी आपके प्यार को अपने दिल में जिंदा रखे हैं। आई मिस यू ब्रो, मुझे लगा था आपने बदतमीज, खुदगर्ज और पैसे वाली लड़की से प्यार किया है, लेकिन आपने तो सच में ऐसी लड़की से प्यार किया जो आज भी आपको अपने साथ महसूस करती है। आई होप मैं उसको आपकी मोहब्बत से आज़ाद कर सकूं। इतना कहकर मानिक वहां से चला गया। वंश में कनक को लाकर एक रूम में बंद कर दिया और वह भी गुस्से से स्टडी रूम में बैठकर कल की तैयारियां करने लगा। अगला दिन लुशा, मानिक, यश, वंश सभी खड़े कनक का इंतजार कर रहे थे। तभी वंश की नजर कनक पर पड़ी। कनक को सीढ़ियों से उतरते देख वह हैरान हो गया। कनक ने व्हाइट कलर का फ्रॉक पहना था, उसकी आंखों में आंसू था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के अंतिम संस्कार में जा रही है। वह सीढ़ियों से उतरकर वंश को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहा, चलें। वंश कनक को देखते हुए कहा, ऐसे नहीं छोटे खरगोश। कनक नजरें नीचे कर खड़ी थी। वंश ने लूशा से कहा, मैंने तुम्हें जो कहा था वह काम हो गया। लूशा ने हाँ में गर्दन हिला दी और वह वहां से चली गई। लूशा कुछ वक्त बाद आई तो उसके हाथों में बड़ी सी थाल थी। उस थाल में मंगलसूत्र, सिंदूर और लाल कलर की साड़ी थी। वंश थाल को कनक को देते हुए कहा, जाओ जाकर कपड़े चेंज करके आओ, मैं अपने दुश्मन की बेटी को अपने बाप की मौत पर खुश होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप को इस बात की तकलीफ होगी, उसकी मौत पर उसकी बेटी दुल्हन की तरह सज कर आई है। कनक, जिसकी आंखें लाल थी, वह अपनी भारी पलकों को उठाकर वंश को देख रही थी। वंश ने कनक को देखते हुए कहा, मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है छोटे खरगोश। मैं पहले ही वाला वंशराय सिंघानिया हूँ, मैं बदला नहीं हूँ। मैंने कुछ वक्त तुमसे प्यार से बात कर ली थी तो तुम अपनी हद भूल गई थी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुमसे प्यार से बात नहीं की जाएगा, क्योंकि तुम किसी के प्यार को डिस्टर्ब नहीं करती। मैं तुमसे प्यार से बात नहीं कर सकता, जाओ और जाकर कपड़े चेंज करो। कनक ने वंश को देखते हुए कहा, अगर मैं ना करूं तो। वंश कनक बी के शोल्डर को पकड़कर कनक को एक झटके से अपने करीब कर कनक से कहा, तुम्हारे पास ना का ऑप्शन नहीं है छोटे खरगोश, क्योंकि अगर तुमने ना किया तो तुम्हारा वह अपाहिज भाई अपने बाप से आखिरी बार भी नहीं मिल पाएगा। अंडरस्टैंड, हमारे पास टाइम नहीं है बकवास करने के लिए, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वंश कनक के हाथों को पकड़े हुए अपने साथ वहां से लेकर चला गया। वंश कनक को रूम में लाकर कनक को धक्का देते हुए साड़ी को उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, तुम्हारे पास 15 मिनट है, जाओ और तैयार होकर आओ। इतना कहकर वह वहां चला गया। 15 मिनट बाद कनक लाल साड़ी पहने हुए बाहर आए। उसके बाल खुले थे। लाल साड़ी में वह बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। कनक वंश के सामने खड़ी हो गई। वंश कनक को देखते हुए कहा, अभी भी तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हो छोटे खरगोश। इतना कहकर वंश ने मंगलसूत्र उठाया और उसे कनक के गले में पहना दिया। उसने सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर निकालकर कनक के सिर पर हल्का सा लगा दिया। कनक एक सुहागन लग रही थी, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। उसकी आंखों से आंसू गिर गए। उसने अपने शादी के बहुत सारे सपने देखे थे। वह अपनी शादी कहानियों की फेयरटेल जैसे ही चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था उसका ये सारा सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। वंश कनक के हाथों को पकड़े हुए वहां से चला गया। उनके पीछे वह तीनों चले गए। एक बहुत बड़ा सा स्टेडियम था जहां कई हजार लोगों की पब्लिक थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मुंबई शहर वहां आया था। स्टेडियम के बीचों बीच मिस्टर धनराज गोयल खड़े थे। उनके हाथों में हथकड़ियां थी। इन 6 महीनों में उन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था। स्टेडियम के हर कोने पर बड़ी बड़ी टीवी लगी थी जिसमें मिस्टर धनराज गोयल लाइव दिख रहे थे। वहां का माहौल ऐसा था जैसे एक बहुत बड़ा क्रिकेट मैच हो और पब्लिक मैच देखने आई हूँ, लेकिन सच ये था कि आज यहाँ एक क्रिमिनल का एनकाउंटर किया जा रहा था। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था, इसलिए कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उन सभी को लगा नहीं था कि एक क्रिमिनल का एनकाउंटर यूं पब्लिक के बीच में किया जाएगा। मिस्टर धनराज गोयल की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आखिरी बार किसी को देखना चाहते थे। तभी उस स्टेडियम में ब्लैक ऑडी कार आकर रुकी। उस कार में से मानसी और अभिमन्यु बाहर आए। एक और ब्लैक कार आकर रुकी, उसमें से विक्रम चौहान बाहर निकले। सभी लोग यहाँ पर आ गए थे। इंतजार था तो सिर्फ वंश का। तभी एक व्हाइट रॉयल कार आई। उस व्हाइट रॉयल कार में से वंश ब्लैक कलर का फॉर्मल सूट पहने बाहर आया। पीछे से यश, लूशा, मानिक तीनों बाहर आए और उन्होंने एक कार की डिग्गी से व्हील चेयर निकाली और अंकित को उस चेयर पर बैठा दिया। मिस्टर गोयल ने जब अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। उस व्हाइट कार की पैसेंजर सीट का डोर ओपन कर कनक लाल साड़ी पहने बाहर आई। कनक को इस तरह देख वहां मौजूद हर कोई हैरान हो गया और सबसे ज्यादा हैरान हुआ अभिमन्यु। कनक की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और लाल साड़ी में वह पूरी तरह से एक दुल्हन लग रही थी। उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि वह यहाँ अपने डैड की मौत पर आई है। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शादी में आए हैं।
कनक की पलकें झुकी थी, वह आज इतनी मजबूर थी कि वह कुछ नहीं कर पाए। आज उसे एहसास हो रहा था कि मजबूरी और बेबसी क्या होती है। आज उसने अपने भाई को अपने डैड से मिलाने की बहुत बड़ी कीमत चुका रही थी। धनराज जी अपनी बेटी को देखे तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उनकी छोटी सी बेटी उनके किए गए गुनाहों की सजा काट रही थी। अंकित कनक को देख बहुत हैरान था। वह अपनी व्हील चेयर को कार के पास ले जाकर कनक से पूछा, दिया आप इस तैयार हुई है क्या? आपको जरा भी दर्द नहीं हो रहा? कनक अपने भाई के पास घुटने पर बैठते हुए अपने हाथ को अंकित के चेहरे पर रखकर कहा, तुम डैड से मिलना चाहते हो तो चलो डैड से मिलते हैं। कनक खड़ी होकर जैसे ही अंकित को लेकर जाती, वंश कनक की कलाई को कसकर पकड़ते हुए कहा, लूशा अंकित मिस्टर गोयल के पास लेकर जाओ, मेरी वाइफ मेरी दुश्मन के करीब नहीं जाएगी। कनक अपना हाथ वंश से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज। वंश ने नम में गर्दन हिला दी। कनक ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु वंश के पास आकर वंश और कनक के हाथों को देखते हुए कहा, हर क्रिमिनल को एक मौका मिलता है अपनी फैमिली से मिलने को, तुम कनक को नहीं रोक सकते। कनक को पूरा हक है अपने पापा से मिलने का, उसे कंट्रोल करना बंद करो। एजेंट वंश वंश कुछ कहता उससे पहले विक्रम चौहान वंश के पास आकर अभिमन्यु को देखते हुए कहा, हेलो बेटा, उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ आओगे। अभिमन्यु ने तंज कसते हुए कहा, जब एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को सजा देने आ सकता है भी एक शरीफ इंसान तो एक क्रिमिनल को सजा पाते देख ही सकता है ना मिस्टर विक्रम चौहान? अभिमन्यु को खुद से इस तरह बात करते देख विक्रम चौहान ने अभिमन्यु से कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी भी उतनी ही बदतमीज हो। अभिमन्यु विक्रम चौहान को देखते हुए कहा, आप भी नहीं बदले, आप अभी अभी बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। खैर यह सब बातें छोड़े और अपने एजेंट से कहिए कि मेरे फ्रेंड को उसके पापा से मिलने दे, वरना हो सकता है जैसे कुछ साल पहले एक बेटे ने अपने बाप को छोड़ दिया, आज एक बेटी अपनी बाप के लिए आप सबके खिलाफ हो जाए। वंश अभिमन्यु के सामने खड़े होते हुए कहा, जो बात करनी है मुझसे कहो, मुझ पर किसी का ऑर्डर नहीं चलता। मैं अपने वाइफ को नहीं मिलाना चाहता एक क्रिमिनल से, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अभिमन्यु कनक के हाथों से वंश के हाथ को छुड़ाते हुए कनक को साइड करते हुए वंश की आंखों में आंखें डालकर वंश से कहा, तुम्हारी वाइफ होने से पहले वह एक बेटी थी और मिस्टर गोयल क्रिमिनल होने से पहले एक पिता है। यह उनका आखिरी बार मिलना है। तुम्हारे अंदर दिल है कि नहीं? मंच अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, नहीं मेरे अंदर दिल नहीं है, होता तो मैं इतना पत्थर नहीं होता। मैंने एक बार जो कह दिया वह कह दिया। मेरी वाइफ मेरी बहन के कातिल से नहीं मिलेगी तो मतलब नहीं मिलेगी, और अगर तुम मेरे और मेरी बीवी के बीच में आए ना तो आज एक नहीं बल्कि एनकाउंटर हो जाएंगे। इसे मेरी धमकी मत समझना, अपनी औकात में रहो और मेरी वाइफ से दूर रहो। तभी मानसी जी वंश के सामने खड़ी होते हुए वंश से कहा, माइंड योर लैंग्वेज। एजेंट वंश, एक एजेंट होते हुए तुम्हें बात करने का तरीका नहीं है। तुम मेरे बेटे तेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते, और अभिमन्यु ने कुछ गलत नहीं कहा है। कनक को पूरा राइट है अपने डैड से आखिरी बार मिलने का, और मिस्टर गोयल की आखिरी विश भी यही है कि वह आखिरी अपने दोनों बच्चों से मिलना चाहते हैं। हर क्रिमिनल की उनकी आखिरी विश पूरी की जाती है, तो मिस्टर गोयल की क्यों नहीं? वंशी मानसी जी को देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता आपका और कनक का क्या रिश्ता है और मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आज के बाद आपका बेटा मेरी वाइफ के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। क्या भरोसा? आप लोग भी एक गद्दार हो। वंश ने इतना ही कहा था कि अभिमन्यु वंश को देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर वंश राय सिंघानिया, लिमिट में रहो वरना मैं भी भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। कहीं दो नहीं बल्कि तीन एनकाउंटर ना हो जाए, समझे तुम? कनक उन दोनों को गुस्से में देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, बस करो, तुम दोनों मेरे लिए लड़ना बंद करो। जिन्हें मेरे लिए लड़ना चाहिए था उन्होंने मुझे टॉर्चर की दुनिया में धकेल दिया। तुम दोनों एक दूसरे से लड़कर मेरी फिक्र करके क्या बताना चाहते हो? तुम दोनों को मेरी फिक्र है नहीं, तुम दोनों को मुझसे मतलब है, इसलिए तुम दोनों मेरे लड़ रहे हो। क्योंकि हार्ड डिस्क का पासवर्ड चाहिए तो भूल जाओ कि मैं तुम लोगों को कोई पासवर्ड देने वाली हूँ। कनक जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, वंश दोबारा से कनक की कलाई पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? तुम मिस्टर धनराज से नहीं मिलोगी। कनक वंश के हाथों को झटकते हुए वंश से कहा, बस बहुत हुआ, मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है, आपको भी नहीं। इतना कहकर कनक अपने भारी कदमों से अपने डैड की तरफ जाने लगी। मिस्टर धनराज गोयल अपने बेटे को गले लगाए हुए फफक कर रो रहे थे। उनकी लालच ने आज उन्हें कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया था। उन्होंने इतना पैसा कमाया, इतना सब कुछ हासिल किया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। आज वह मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। एक 14 साल के बेटे और 20 साल की बेटी को अकेला इस दुनिया में छोड़कर जाने वाले हैं। कनक अंकित के पीछे खड़े होते हुए अंकित के व्हीलचेयर को पकड़कर कहा, आप तो जा रहे हैं मिस्टर गोयल, लेकिन हम सबकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। अंकित को कभी वह रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो वह डिस्टर्ब कर रहा था। हमेशा उसके सरनेम के पीछे यही लगेगा कि अंकित एक ऐसे बाप का बेटा है जिसके बाप ने लड़कियों को बेचते थे, ड्रग सप्लाई करते थे। आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके की गई हर गलती की सजा हमें मिलेगी। आपको पता है आपने अपने लालच में क्या क्या किया है? आप अपनी वाइफ और मेरी मॉम को मार डाला, आपने वंश सर की बहन को मार डाला, कितने लोगों की आपने जिंदगी बर्बाद की जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। क्यों? बस कुछ पैसों के लिए।
इस मुंबई शहर पर राज करना चाहते थे ना, देखिए आज आधा मुंबई शहर आपकी मौत का इंतजार कर रहा है। क्या मिला आपको ये सब करके? मेरी और अंकित की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बाप अपने बच्चों के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करता है ताकि वह अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके, लेकिन आपने हमें अच्छी जिंदगी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को खराब कर दिया। आपने मुश्किलों का सामना नहीं किया, आपने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी। कनक की बातें सुन अंकित हैरान था। कनक ने अभी तक अंकित को कुछ भी नहीं बताया था। अंकित अपने डैड के हाथों को पकड़ते हुए कहा, दी क्या कह रही है डैड? और वह आपको डैड को क्यों नहीं बुला रही है? क्या सच में आपने मोम को मारा है? मिस्टर गोयल ने अपने बेटे के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कनक जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है अंकित, मैंने जो गलती की है वह गलती कभी तुम मत करना। तुम कनक को वह प्यार देना जो वह डिजर्व करती है। उस पर कभी कोई जबरदस्ती मत करना, वादा करो अंकित तुम अपनी बहन का ख्याल रखोगे। कनक की आंखों से आंसू गिर रहा था। कनक ने अंकित कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए अंकित, क्योंकि डैड को उनके गलत कामों की सजा मिलने वाली है। अंकित रो रहा था। उसने रोते हुए कहा, हम कैसे रहेंगे? मामा जाने के बाद तो हमें डैड ने संभाला था। कनक अंकित के सामने घुटने पर बैठते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगी। कनक ने लूशा से कहा, लूशा अंकित को लेकर जाओ यहाँ से। अंकित जाना नहीं चाहता था, वह बहुत ज्यादा रो रहा था। लूशा अंकित को वहां से लेकर चली गई। कनक अपने डैड को बिना पल के झपकाए देख रही थी। वह अपने डैड को ऐसे देख रही थी जैसे वह अपने डैड को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। मिस्टर गोयल जैसे ही कनक को गले लगाया, सभी ऑफिसर ने उनकी तरफ अपनी गन पॉइंट कर दी। उन्हें लगा कि वह कनक पर अटैक करेंगे। मिस्टर गोयल कनक को गले लगा कर कहा, एक बात हमेशा याद रखना लाडो, इस दुनिया में भरोसे के काबिल कोई नहीं होता, ना प्यार और ना ही कोई रिश्ता। और एक बात ये भी याद रखना, इस दुनिया में पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है। जिसके पास पैसा और पावर होता है लोग उसी की सुनते हैं, उसी की इज्जत करते हैं। जिसके पास पैसा और पावर नहीं उसे लोग कीड़े की तरह मसल देते हैं। कनक की आंखों से आंसू अपने आप बह रहे थे। मिस्टर गोयल कनक से दूर हो गए। वंश अपने हाथों में गन लिए हुए मिस्टर गोयल के सामने खड़ा हो गया। मिस्टर गोयल पर इस वक्त सभी ऑफिसर ने अपनी गन पॉइंट की थी। कनक पीछे जाने लगी तो वंश कनक के हाथ को पकड़कर कनक को बिल्कुल अपने साइड में खड़ा करते हुए कहा, कहाँ जा रही हो छोटे खरगोश? तुम एजेंट की वाइफ होते हुए तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ खड़े होना चाहिए। कनक ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरा, तभी वंश ने मिस्टर गोयल पर गन चला दी। एक एक कर सभी ऑफिसर मिस्टर धनराज गोयल के पर गन चलाने लगे। वह मंजर इतना दर्दनाक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। कनक आंख बंद किए हुए खड़ी रही। उसकी आंखें बंद थी लेकिन आंसू अपने आप उन आंखों से गिर रहा था। कनक गोलियों की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। मिस्टर गोयल जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके चारों तरफ खून था। कनक ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने डैड की डेड बॉडी देख वह पूरी तरह से टूट गई। उसे इतना बड़ा शॉक लगा कि वह अपने घुटनों पर बैठ गई। वह बस बिना पल के झपकाए अपने डैड की डेड बॉडी को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरता जा रहा था। वह अपने डैड को देखते देखते वहीं पर बेहोश हो गई। कनक को बेहोश होते देख सभी डर गए। अभिमन्यु जैसी कनक के पास जाकर कनक को उठाने हुआ। वंश अभिमन्यु को रोकते हुए कहा, मेरी वाइफ को हाथ मत लगाना, अगर उसे हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा।